कोरोना काल के बाद ये देखा गया है कि जो बड़ी कंपनियां हैं या कॉरपोरेट्स आप कह लीजिए, उनकी इनकम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई। इसके साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स ने यह अंदाज़ा लगाया, इनका जो प्रॉफिट है उसके चलते ग्रीडफ्लेशन एक टर्म उभर करके सामने आ रहा है, और ये देखा जा रहा है कि इनके प्रॉफिट मार्जिन्स के चलते इन्फ्लेशन में स्पाइक हो रहा है। क्या होता है आखिर ग्रीडफ्लेशन, और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन जो हम महंगाई कहते हैं वो क्या है, तो आप विस्तार से समझेंगे। चाणक्य यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो CMI की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीडफ्लेशन पे थोड़ी बहुत बातें स्टार्ट हुई, और उसको समझने के लिए थोड़ा हम समझते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन के बारे में अगर बात की जाए तो इन्फ्लेशन जो है जब भी एक परसिस्टेंट राइज होता है, कोई भी सामान है उसके दाम में लगातार बढ़ोतरी होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई उस सामान का दाम जो है बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, वो जो है गुड्स और सर्विस दोनों में है। ठीक, एक मॉडरेट जो इंक्रीज है, ठीक है, मॉडरेट जो इन्फ्लेशन का होता है, सामान के दाम में जो अगर बढ़ोतरी हो रही है, अगर वो मॉडरेट है, तो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर रही है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे महंगाई जो है एक उच्चतम स्तर को छूती है तो फिर वो हानिकारक हो जाती है। हम आगे देखेंगे कि क्या समस्याएं आ सकती हैं। जब इन्फ्लेशन होता है तो सामान का क्या होता है भाई, दाम बढ़ेगा, और जो पैसे का वैल्यू है वो घटेगा। क्या आप समझ पा रहे होंगे कि जब भी किसी भी सामान का दाम बढ़ता है, तो मान लीजिए कि 100 रुपये में अगर आप 5 आम खरीद रहे हैं और उसकी महंगाई अगर बढ़ गई, आम की महंगाई बढ़ गई, तो फिर 100 रुपये में आपको 4 आम ही, ठीक है, आपके पैसे की वहाँ पे वैल्यू कम हो गई। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या हैं। तो जैसे जैसे रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है वैसे वैसे इन्फ्लेशन को कैटेगराइज भी किया गया है। एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है। क्रीपिंग महंगाई का मतलब ये है कि भाई इन्फ्लेशन जो है बस 4% के आसपास हो। ठीक है, इसके अलावा एक रनिंग इन्फ्लेशन होता है, जिसमें बोलते हैं कि 4 से 8% के बीच की अगर महंगाई है तो बोलेंगे कि भाई रनिंग इन्फ्लेशन है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है कि अगर कंट्रोल नहीं किया गया हम रनिंग इन्फ्लेशन को अच्छे से, और महंगाई लगभग 8 से 10% के बीच में आ गई, तो उसमें हम बोलेंगे कि भाई गैलोपिंग इन्फ्लेशन है। और हाइपर इन्फ्लेशन तब कहा जाता है जब इस बाउंड्री को तोड़ करके गैलोपिंग वाले को, और महंगाई काफ़ी उच्चतम स्तर पे 20 या 30% या उससे भी ज़्यादा स्तर पे पहुंच जाती है, तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोला जाता है। बहुत सी कंट्रियों में आपने देखा होगा कि हाइपर इन्फ्लेशन देखा गया। जैसे जिम्बाब्वे आपने पढ़ा होगा कि जिम्बाब्वे के लोग पूरे बैग भर के ले जाते थे करेंसी, तब एक बिस्किट खरीद पा रहे थे। तो उस समय क्या हुआ था कि हाइपर इन्फ्लेशन था, रुपए की वैल्यू काफ़ी गिर गई थी, और इसके चलते काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब देखो गौर से कि भाई इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अपने यहाँ 2 इंडेक्सेस हैं मेनली। एक होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जिसमें कि जो भी सामान है, इसमें चूंकि सर्विसेज नहीं होती हैं कि आप सर्विसेज को होलसेल कैटेगरी में नहीं रख सकते हो, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में आप एक मोटे मोटे तौर पे देखते हो कि महंगाई क्या है होलसेल लेवल पे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं, उन गुड्स को इंक्लूड करते हैं, और उसमें जो है रिटेल कॉस्ट भी आता है। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2 जो इंडेक्सेस हैं, इसके आधार पे हम देखते हैं कि आखिर महंगाई कितनी है। और जो जनरली RBI आपका कंसिडर करती है कि महंगाई बढ़ रही है घट रही है, और इस आधार पे फैसला लिया जाए। रेपो रेट जो तय होता है कि महंगाई अगर बढ़ रही है तो रेपो रेट बढ़ाता है ना, महंगाई घटती है तो फिर थोड़ा बहुत कूल डाउन करता है, मनी सप्लाई को ऐसे एडजस्ट करता है, तो उसके लिए ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को क्या करता है, ध्यान में। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होंगी। अब बात करते हैं कि भाई आखिर और भी इन्फ्लेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टर्म है, उनको जरा देखते हैं। कि भाई एक होता है इसमें डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि जो इन्फ्लेशन का रेट है, इन्फ्लेशन है अभी, इन्फ्लेशन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कम हो गया। जैसे मान लो कि 10% जो है वो अप्रैल में इन्फ्लेशन था, वो घट करके 7% कॉन्सिक्वेंटली नेक्स्ट मंथ में, और उसके अगले महीने में 5% रह गया। तो ये कॉन्टिन्यूअस रिडक्शन हो रहा है इन्फ्लेशन में। ठीक है, इन्फ्लेशन अभी भी है लेकिन उसके
दर में क्या होता है, बदलाव आता है, कम होता है वो। स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि भाई स्टैगफ्लेशन में एक ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन होता है, मतलब बड़े तौर पे आप देखो कि इन्फ्लेशन का जो रेट है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, और उस समय जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी स्लो हो जाता है, समझ रहे हैं आप। तो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का जनरल एक ट्रेंड ये रहता है कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इन्फ्लेशन भी क्या होगा, ऊपर आएगा। लेकिन स्टैगफ्लेशन के सिचुएशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन भी हाई रहता है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाता है। इसके चलते होता क्या है कि अल्टीमेटली जो इकोनॉमी है वो और उसका ग्रोथ रेट और गिरते जाता है, जिसको हम रिसेशन बोलते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसमें काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होगा कि स्टैग्नेंसी आएगी ग्रोथ में और उसके साथ क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। ये ले आता है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा और कॉन्सिक्वेंटली रिसेशन भी आ सकता है, ठीक है, जिसमें कि ग्रोथ रेट काफी स्लो। डिफ्लेशन क्या होता है कि ये ठीक इन्फ्लेशन के उल्टा होता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि भाई सामान का दाम बढ़ रहा था, इसमें सामान का दाम घटता है रियल टर्म्स में, ठीक है। कोई सामान अगर 5 रुपए था तो कॉन्सिक्वेंटली अगर आप देखोगे तो अगले महीने उसका दाम 4 रुपए हो गया, तो उसको बोलेंगे हम क्या हो गया, डिफ्लेशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव क्या, ठीक है, ठीक उल्टा होता है इसका। आगे समझते हैं हम लोग कि भाई आखिर क्या कॉज है जिसके चलते इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे, आपने पढ़ रखा होगा कि डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और बिल्ट इन, ये 3 प्रोमिनेंट जो हैं आपके फैक्टर्स हैं, आप कह लो ब्रॉड रीजन्स है, जिसके चलते क्या होता है, इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में होता है। डिमांड पुल अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो आप ऐसे समझो कि एकदम से इकोनॉमी में क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया, तो उसके चलते क्या होगा कि सामान का दाम बढ़ेगा, चूंकि सप्लाई वही है, ठीक है। कॉस्ट पुश में क्या होगा कि जो इनपुट कॉस्ट है जिससे मिला करके आप सामान बढ़ा रहे हो, जैसे मान लो कि आप कोई भी चिप्स बना रहे हो तो आलू का जो दाम है वो मान लो बढ़ गया, तो उसका वो रॉ मटेरियल है, तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, चिप्स का जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे डिमांड की बात नहीं हुई, यहाँ पे क्या हुई, तो इनपुट कॉस्ट है वो आपका बढ़ा, इसके चलते क्या हो गया, इन्फ्लेशन आया, ठीक है। और बिल्ट इन में क्या होता है कि जो वेजेस हैं, जो भी आपके लेबर्स हैं, उनका जब आप वेज बढ़ाते हो तो उनके पास पैसा आता है और कॉन्सिक्वेंटली वो पैसा मार्केट में जाता है और उसके चलते महंगाई होती है, ठीक है। तो इसको जो है डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और बिल्ट इन में कैटेगराइज किया गया, ठीक है। डिमांड पुल को आप और एग्जांपल से समझ सकते हो कि मान लो कि आरबीआई ने रातों रात जो है क्या किया, रेपो रेट बहुत ज्यादा गिरा दिया, तो जो इंटरेस्ट रेट आपके ईएमआई पे लग रहा था वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, फिर घर खरीदने का सोचेंगे, गाड़ी खरीदने का सोचेंगे, तो कॉन्सिक्वेंटली इकोनॉमी में क्या हो गया, एकदम से डिमांड हुआ, सप्लाई चूंकि उतनी ही है लगभग, तो क्या होगा, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, कस्टमर के डिमांड के चलते क्या होगा, इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश में आप ऐसे एक और एग्जांपल से समझ सकते हो कि रातों रात मान लो कि गल्फ जो अपना एरिया है, गल्फ वाला बेल्ट, वहां से तेल आता है, वहां पे कोई लड़ाई छिड़ गई और ऑयल प्राइसेस काफी शूट कर गई, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी तेल का कंजम्पशन हो रहा था उसके चलते, जहां भी इंडस्ट्री में तेल का कंजम्पशन है वहां पे क्या होगा, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा और फिर उसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 2 काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके चलते इकोनॉमी में क्या होता है कि भाई इन्फ्लेशन राइज कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि भाई जो वेज प्राइस स्पाइरल है, जो ग्रीडफ्लेशन है, उसको थोड़ा बहुत समझने के लिए कॉन्सेप्ट एक समझना जरूरी है, आखिर वेज प्राइस स्पाइरल क्या है, ठीक है। इस स्लाइड में गौर से देखिए, एमग्रो फर्टिलाइजर एक कंपनी है, उसके जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी वहां पे काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि भाई हमारा आप वेतन बढ़ाओ, ठीक है, हमारा जो सैलरी है उसको बढ़ाओ, सिंपल सा डिमांड था और वो इसमें कामयाब भी हो गए। कंपनी ने उनका क्या किया कि भाई पैसा बढ़ाया, जो सैलरी है उसको बढ़ाया, और उसके चलते क्या हुआ कि जो एमग्रो एक फर्टिलाइजर कंपनी है, उसके चलते जो चूंकि उनका सैलरी बढ़ाया था, तो उसका जो प्रोडक्ट है, जो फर्टिलाइजर के तौर पे वो किसानों को बेचती है, वो प्रोडक्ट में क्या हुआ, उसके दाम में बढ़ोतरी हुई, मतलब जो फर्टिलाइजर वो किसानों को बेच रही थी उसका भी दाम बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेबर कॉस्ट बढ़ गया आपका। अब उसके चलते हुआ क्या कि जो
प्रोडक्ट का दाम बढ़ा, इसके चलते क्या हुआ कि जो फार्मर्स हैं उनको अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा फर्टिलाइजर खरीदने के लिए ऑफ कोर्स, और इसके चलते क्या हुआ कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने जो उनका प्रोडक्शन था, क्रॉप्स उगा रहे हैं वो, ठीक है, उनका दाम उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब फूड क्रॉप्स बढ़ा, फूड प्राइसेस का जो कॉस्ट है वो बढ़ा, तो फिर से कॉन्सिक्वेंटली जो एम ग्रो के कर्मचारी हैं उन्होंने बोला कि और हमारा पैसा जो है आप बढ़ाइए, ठीक है। तो आप गौर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले वेज जो था वो बढ़ा, कॉन्सिक्वेंटली उसके चलते फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा, इकोनॉमी में जो कॉन्सिक्वेंटली फूड प्राइसेस हैं उनका दाम बढ़ेगा, और इसके चलते क्या होगा कि फिर से एक डिमांड स्टार्ट हो जाएगी कि भाई फिर से हमारा वेतन बढ़ाइए, क्योंकि जो फूड प्राइसेस है उनका क्या हो गया, प्राइस में सर्च हो गया। तो ये आप एक तरह से स्पाइरल देख रहे हैं, ठीक है, एक स्पाइरल है जिसमें कि जो कर्मचारी हैं वो कॉन्सिक्वेंटली क्या कर रहे हैं, अपना वेतन बढ़वा रहे हैं, और उसके चलते क्या हो रहा है कि और महंगाई बढ़ रही है, और फिर उस महंगाई के चलते और वो वेतन बढ़ाने का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चक्र एक स्टार्ट हो जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, वेज प्राइस स्पाइरल, ठीक है। अब ये तो चलो ये नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है, ग्रीडफ्लेशन समझने के लिए इसलिए इसको समझना जरूरी था, लेकिन आखिर ग्रीडफ्लेशन में क्या हो रहा है इसको जरा समझते हैं, ठीक है। अब मान लो कि कोई ऐसा क्राइसिस वाला सिचुएशन आया जिसमें कि क्या हुआ कि जो इकॉनमी है उसमें एकदम से डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की बढ़ी, ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है, या इसके अलावा आप कह सकते हो कि इनपुट जो कॉस्ट है उसमें चूंकि बढ़ोतरी हुई है तो उसके चलते भी क्या हो सकता है, आपका प्रोडक्ट का दाम बढ़ सकता है। जैसे कोरोना काल में मान लो कि एकदम से सैनिटाइजर्स का डिमांड बढ़ा, ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन वहाँ पे देखा गया, सैनिटाइजर का फिर दाम जो है बढ़ने लगा। इसके अलावा इनपुट कॉस्ट चूंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ था उसमें भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन कोरोना काल थोड़ा लंबे समय तक चला, तो उस सिनेरियो में आप इमेजिन करो कि जो इनपुट कॉस्ट है वो एक टाइम के बाद स्टेबलाइज हो गया, जो भी सामान कंपनियां खरीद रही थी वो एक टाइम के बाद उनके पास सभी चीजें उपलब्ध हो गई, उसके बावजूद भी जो बड़ी कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, इन्होंने क्या किया कि प्राइसेस का जो वैल्यू है वो नहीं गिराया, तो उसको बोलते हैं ग्रीड इन्फ्लेशन, ठीक है। इस समय क्या किया कि भाई जो कॉर्पोरेट से इनके लालच के चलते जो महंगाई उस समय तक बनी रही, अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए उन्होंने दाम को कम नहीं किया, और महंगाई उसी स्तर पे बनी रही, और कस्टमर्स और इकोनॉमी सबको नुकसान पहुंचता रहा, ठीक है। तो ग्रीडफ्लेशन का सिंपल सा मतलब यही है कि जो कॉर्पोरेट की ग्रीड है, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो हमारे धन्ना सेठ लोग हैं, उनकी जो लालच है इसके चलते इन्फ्लेशन जो है जब स्पाइक करता है, ठीक है। दूसरे शब्द में बोले तो वेज प्राइस स्पाइरल के बिना, वेज प्राइस स्पाइरल को आप हटा दो, उसकी जगह पे जो प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल है, प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल है, इसके चलते क्या होता है भाई, ग्रीडफ्लेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको सैनिटाइजर वाला एग्जांपल दे करके समझाया कि अगर आपका जो सप्लाई रॉ मटेरियल है इसका दाम बढ़ा तो चलो कॉस्ट पुश आया, है? और इकोनॉमी में जो डिमांड है वो जब सर्ज हुआ तो इसके चलते तो डिमांड पुल हुआ, लेकिन एक टाइम के बाद ये स्टेबलाइज हो सकता है। उस सिचुएशन में भी अगर आप दाम नहीं गिरा रहे हो प्रोडक्ट का तो वही ग्रीडफ्लेशन सिंपल टर्म्स में समझो कहलाता है, ठीक है। अगर गौर से देखो कि भाई इंस्टांसेस की अगर बात की जाए तो इसमें भी देखो कि ये मार्च 23 का ये डेटा है, और यहाँ पे गौर से देखिए जो ये क्वार्टर एंड हुआ है इसमें जो प्रॉफिट है कॉर्पोरेट्स का वो कितना शूट अभी भी किया हुआ है, ठीक है। और ये आपका जो है ठीक कोविड का पीरियड है, इसके बाद से आप देखो कि ग्राफ में कितनी बढ़ोतरी, ठीक है। अब गौर से देखो कि भाई आखिर इंस्टांसेस क्या है, तो जो पिछला स्लाइड था उसमें मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि पोस्ट पैंडेमिक कितना ज्यादा सर्ज देखा जा रहा है। सबसे पहले गौर से देखोगे तो ये डेटा निकाला गया कि भाई ऑलमोस्ट 4293 लिस्टेड कंपनियों का 2.9 ट्रिलियन डॉलर का जो है क्या हुआ, नेट प्रॉफिट उन्होंने रजिस्टर किया है मार्च के क्वार्टर में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये डेटा अगर देख रहे हो कि चलो इतना प्रॉफिट है तो क्या हुआ, ये प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स जो एवरेज क्वार्टरली प्रॉफिट होता है उसका है, और ये डेटा कब की बात हम कर रहे हैं, कोविड के पहले की, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं कोविड के टाइम में काफी ज्यादा इन्होंने पैसा कमाया, ठीक है? और इसके चलते हुआ क्या है, इसी के चलते इन्फ्लेशन हुआ है। कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट को ज्यादा दाम पे बेच रहे हो अपने प्रॉफिट के लिए, तो आप इन्फ्लेशन ला रहे हो। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है कि ये हाई प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यू किया, ठीक है? और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो हाई प्रॉफिट कंटिन्यू किया है या फिर आया है, वो हमारा इकोनॉमी जो है वो फॉर्मलाइज हुआ है, इसके चलते हुआ है। क्या क्या फॉर्मलाइज हुआ है भाई? हम जीएसटी ले आए, है ना, हमने जो है बहुत सारा डिजिटलाइजेशन किया। डिजिटाइजेशन के चलते क्या हुआ कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह हुआ, बहुत से जो ट्रांजेक्शन अब हम देख पा रहे हैं, इसके चलते जो है काफ़ी हद तक प्रॉफिट्स बढ़ रहा है। लेकिन ये रीज़न जो है कहीं बहुत हद तक सही नहीं। फॉर्मलाइजेशन के चलते कॉरपोरेट्स के प्रॉफिट में आप इतना इंक्रीज नहीं देख सकते हो, जो एक्सपर्ट्स ने बोला है। सीएमआई के अनुसार जो 60% ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में, 60% जो ग्रोथ देखा गया है वो किस लिए देखा गया है कि भाई जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं में क्या हुआ है, बढ़ोतरी। ठीक है, आप गौर से इसको समझो कि भाई आखिर आप पैसा कैसे कमा सकते हो। सबसे पहले आप वॉल्यूम पे खेल रहे हो। आपने क्या किया कि मार्जिन कम रखा, लेकिन आपने जो संख्या है वो ज्यादा बेची, एक तो वो तरीका है, ठीक है, आपने डिमांड को ज्यादा कैटर किया। दूसरा तरीका ये है कि आपने संख्या कम रखी और मार्जिन आपने प्रॉफिट का बढ़ा दिया, उस पर आप पैसे कमा रहे हो, और बाकी दोनों आप इंटरमिक्स करके कमा रहे हो। तो सीएमआई ने यही बोला कि जो 60% प्रॉफिट है वो आखिर वो इसलिए इन्होंने कमाया है कि उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा रखा है, और इसीलिए इसके चलते बात की जा रही है कि भाई ग्रीडफ्लेशन क्या है, संभावना इंडिया में भी बन रही है। क्लियर है? तो कुल मिला के इस सेशन में हमने कंप्रिहेंसिव तरीके से सबसे पहले क्या समझा है, इन्फ्लेशन समझा। इसके साथ साथ हमने ये समझा कि आखिर क्या कॉरपोरेट्स के चलते ग्रीडफ्लेशन आ रहा है। देखो, ये इसमें अभी बहुत ही कंक्रीटली हम नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि इस पे अभी बातचीत स्टार्ट हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 60% वाला आप डेटा देख रहे हो कि 60% जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के चलते हुआ है। आपने वॉल्यूम पे काम नहीं किया है, बस आपने प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखा है, इसके चलते आपने पैसा कमाया है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि भाई हाँ, प्राइमा फेसी दिख रहा है ग्रीडफ्लेशन इंडिया में भी है अभी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके रिगार्डिंग भी ज़रूरत है, और इससे इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि हम एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। हमारे कंज्यूमर्स का जो है ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है कि हमारे इकोनॉमी का जो पहिया है वो आसानी से चलता है। इस सेशन में इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।